नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुई है 11 अक्टूबर को और इस वीडियो में हम लोग इसका पूरा सॉल्व देखने जा रहे हैं। तो पहली चीज़ मैं बता दूं कि थोड़ा सा पेपर की क्वालिटी जो मुझे प्राप्त हुई थी बहुत अच्छी नहीं है, कहीं से व्हाट्सएप पर मुझे भेजी गई थी तो उसी को मैंने जो है इस वीडियो में यूज़ किया है। तो ये ए सीरीज का पेपर है। आज जिन लोगों के पास ए सीरीज है तो वो तो सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर से भी मिलान कर सकते हैं। बाकी जो है लोग क्वेश्चंस को देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने पेपर दिया है तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको पता होते हैं कि आपके सेट में कहाँ पर दिए हुए हैं। और बहुत ज़्यादा समय इसमें मैं नहीं लूँगा, सीधे सीधे आंसर्स पे चर्चा होगी और जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी उसके बाद हम लोग इसका विस्तार से पूरा रिव्यू भी करेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो विवादित हैं या जिन पर किसी में जो है आपत्ति आप लोग दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि हमेशा ही ऐसा होता है। अभी भी 6-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर कुछ डाउट है उसको सॉल्व करने में, तो उसको भी मैं आपको बताऊँगा। बाकी हमारी टेस्ट सीरीज़ से हमारे जितना भी कंटेंट है, जो ई मैगजीन्स हम लोग पीडीएफ की जारी कर रहे हैं, यूपी का करंट अफेयर्स विशेषकर सब कुछ इसमें पूछा गया है। 60 से 65% तक कंटेंट जो है चैनल पे आपको बहुत विधिवत पढ़ाया गया था। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये जनवरी 2019 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो श्री पर्वतीय किसको कहा गया है? इक्ष्वाकु वंश के शासकों को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों के आधार पर यानी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पर गरीबी रेखा का यानी बीपीएल का निर्धारण किया गया था? तो इसमें से अलग समिति जो है इसके द्वारा केवल न्यूट्रिशन के आधार पर जो है बीपीएल लाइन का जो है कॉन्सेप्ट बनाया गया था। मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी किससे संबंधित होता था? तो ये किससे संबंधित होता था? मार्ग निर्माण से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव विकास सूचकांक यानी एसडीआई में किसको शामिल नहीं किया जाता है? यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं दिया हुआ है। तो इसमें से सामाजिक असमानता जैसा कोई भी मानदंड उसमें नहीं है। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय ये सभी शामिल हैं। फिर महाजनपद और उनकी राजधानियां दी गई हैं, इसका हमको सुमेलन करना है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा। मत्स्य का विराटनगर, कुरु का इंद्रप्रस्थ, सूरसेन का मथुरा और अस्मक का पोटन। आप लोग बार बार इसको याद करते हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपके सही होंगे जहाँ तक उम्मीद है। गरीबी की संस्कृति का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो 1959 में जो है ऑस्कर लुइस के द्वारा जो है गरीबी की संस्कृति का विचार प्रकट किया गया था। इसके बाद कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन कारण में कथन है कि हम चोलों के विषय में अनेक पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया था, जिसमें से उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। तो इसमें से ए और आर दोनों ही सही हैं और उनकी व्याख्या भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से महत्वपूर्ण नहीं था? तो इसमें जो है थोड़ा सा क्योंकि इसका कहीं भी बहुत स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इसका उत्तर जो है जन सामान्य का विस्थापन और पुनर्वास ये जो है होना चाहिए। कुछ लोग हालांकि राजनीति और विकास से भी इसको देख के जोड़ रहे हैं। अब ऑफिशियल आंसर की आने दीजिए, देखते हैं उसमें क्या बताया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भीमबैठका गुफा को किसने सबसे पहले जो भारतीय पुरातत्ववेत्ता हैं किसने देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो नो डाउट वीएस वाकंकर इसका जो है सही उत्तर होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे स्मार्ट शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से, केंद्र की जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 10। बहुत लोगों ने 12 इसमें लगाया है, बहुत लोगों ने कुछ और लगाया होगा, लेकिन 10 इसका सही उत्तर है, क्योंकि फाइनली 10 को ही शामिल किया गया है। कुल 13 का जो है अप्रूवल मिला था, लेकिन उसमें से 3 शहर जो है बाहर कर दिए गए थे, जो जनवरी में रिपोर्ट आई। और मैंने ये अपनी ई मैगजीन में भी आपको दिया है कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 10 शहर जो है कौन से थे? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद और अलीगढ़, ये जो है फाइनली उसमें हैं। आगे देखते हैं, हड़प्पा कालीन पूरा स्थल है और किस संघराज्य क्षेत्र या भारत के किस राज्य में
वर्तमान में वो हैं, इसका हमको सुमेलन करना है। तो इसका सही उत्तर पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, इसका करेक्ट होगा। बालू जो है कहाँ पर है, ये हरियाणा में हो गया, मांडा जम्मू एंड कश्मीर में हो गया, पांडरी गुजरात में, और हुलास कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। तो डी ऑप्शन इस प्रकार से सही हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन प्रस्तुति के उपरांत धारणी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई थी, और उस प्रतिवेदन का क्या नाम था। तो उसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 14वां। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, अगर आपको जो है अच्छे से इसके बारे में नहीं आता है तो निश्चित रूप से आपने इसको छोड़ दिया होगा, और जो कि सही भी था। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है कि 1 और 2 दोनों सही हैं। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हिंसांग, आबू जरीद, अल मसूदी तथा अल बुरूनी ने किया है, और शामपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। तो दोनों ही कथन जो है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अटल नवोन्मेष मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है। तो ये जो है अटल नवोन्मेष मिशन जो है ये नीति आयोग की पहल है, नीति आयोग ने इसको शुरू किया है। भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वाशिंगटन के सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, NM जोशी को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, तो ये साइलेंट स्प्रिंग जो है ये पुस्तक किसने लिखी है, आपको ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, रेचल कार्सन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक्स-ला-पा-सेपल की संधि 1748 की जो संधि थी के संदर्भ में 2 कथन दिए हैं, इनमें से कौन सा सही है ये हमको देखना है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पर यह हुई थी, बिल्कुल सही कथन है, और अंग्रेजों को पुनः मद्रास प्राप्त हो गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। दोनों ही कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, समन्वित बाल विकास परियोजना जिसको हम ICDS के नाम से जानते हैं, ये इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। तो इसमें फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन नहीं आता है, और 2 अक्टूबर 1975 को जो है ICDS कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चालू किया गया था, जिसमें पोषक पोषण, टीकाकरण और पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा ये सभी जो है शामिल हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 को हमको सुमेलित करना है। कुछ अधिनियम दिए हैं, उनके ईयर दिए हैं। तो इसका सही सुमेलन क्या होगा, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। A का 2 यानी भारतीय शस्त्र अधिनियम 1876, उसके बाद शाही पद अधिनियम 1876, और ये था 1878। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम क्या होगा, 1861, और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। तो इस तरह से डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर भी हमको सुमेलन करना है, किस प्रकार की सभ्यताएं थीं उसको जो है हमको सुमेलित करना है। तो इसका सही उत्तर पहले देख लेते हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सिंधु घाटी सभ्यता नो डाउट सभी लोग जानते हैं कैसी थी, जो है ये एक नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज जो था ये कृषक समाज था। ऋग्वैदिक समाज जो है चारागाह था से संबंधित था, और मध्यकाल में जो है जमींदारी प्रथा थी। तो इस तरह से डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सिक्किम का जो है भारत में विलय किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। सी उत्तर इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न बहुत ही टफ पूछ लिया अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें, क्योंकि इतना पुराना डेटा, वो भी स्पेसिफिक 2 शहरों से संबंधित डेटा कोई नहीं याद रखता है। तो इसका उत्तर पहले मैं बता दूं, इसका उत्तर है सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर निगम किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने। तो ये 1971 और 81 क्रमशः इसका उत्तर सही होगा। ये डिटेल भी आपके सामने है जो एक वेबसाइट से ली गई है, और वो गवर्नमेंट वेबसाइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था। तो इसमें से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन नहीं गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ये कुछ प्रथाएं दी हैं और कुछ उनकी सूचियां दी हैं, कौन कहाँ पर चलती है, लागू है, ये हमको बताना है इस प्रश्न में। तो जजमानी प्रथा उत्तर भारत की है, आप सभी लोग इसको जानते हैं। फिर
बारह बलूट ये किससे संबंधित है? ये महाराष्ट्र से संबंधित है। फिर हम देखते हैं मिरासी, ये तमिलनाडु का है, और डाडे कर्नाटक से संबंधित है। तो हमारा उत्तर कौन सा सही हुआ? इसका डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखक का हमको सुमेलन करना है। तो द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये जो है किसने लिखी है? ये लाला लाजपत राय ने लिखी है। गीता रहस्य बहुत ही फेमस बुक है, किसकी? बाल गंगाधर तिलक की। उसके बाद ए नेशन इन मेकिंग, ये किसकी बुक है? ये जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी है। और इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इस तरह से इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति या मार्जिनल मैन की संकल्पना जो है किसने प्रतिपादित की? तो इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट ई पार्क। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिडिंगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो किसने की थी ये शस्त्रागार की स्थापना? हैदर अली ने। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? अब यहाँ पर थोड़ा सा क्लोज आंसर है। कई लोग आप लोगों में से कह रहे हैं कि जनसंख्या की वृद्धि, और वैसे या जो है बी में कंफ्यूज हैं। तो मेरे अनुसार जो है जंगलों में आग लगा देना जो है ये वन्य जीव प्राणियों के लिए विलुप्ति का प्रमुख कारण नहीं है। कारण है लेकिन ये प्रमुख कारण में नहीं आना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। अगला प्रश्न कथन और कारण के जो है रूप में है ये, तो इसमें हमको देखना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो पहले पढ़ते हैं। कथन क्या है? ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। कारण क्या है? इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। तो कथन और कारण दोनों ही सही है। कारण जो दिया गया है कि भू राजस्व के कारण जो है अलग अलग वर्ग बन गए। कहीं पर महालवाड़ी प्रथा थी, कहीं पर जो है जमींदारी थी, कहीं पर रैयतवाड़ी थी। तो वर्ग तो अलग अलग बन गए, लेकिन इसका जो है आपस में जो तालमेल है यानी व्याख्या इसकी सही नहीं है। तो मेरे अनुसार जो इसका उत्तर बी होना चाहिए। अगला प्रश्न, भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर राष्ट्रीय रेल संग्रहालय को समर्पित किया गया? तो जिन लोगों ने ई बुक ली होगी उसमें जो है ये पुस्तक में किताब ये प्रश्न था। ए इसका सही उत्तर होगा हुबली। ये देखिए अगस्त की मैगजीन में पेज नंबर 96 पे आपको मिल जाएगा ये रेलवे संग्रहालय के उद्घाटन के बारे में पूरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनके कालक्रम के अनुसार उन्हें व्यवस्थित कीजिए। यानी कब कब ये लिखे गए उसके अनुसार इनको व्यवस्थित करना। तो निश्चित रूप से ये भी एक कठिन प्रश्न है। अगर आपको ईयर नहीं पता है तो आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। दो, सबसे पहले पृथ्वीराज रासो, उसके बाद जो है किताबुल हिंद, उसके बाद जो है तबकाते नासिरी, और उसके बाद फतवाए जहांगीरी। ये जो है ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र बन गया? तो इसका सही उत्तर क्या है? पहला अरब राष्ट्र यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात। ये भी हमारे उसमें प्रश्न था, मैंने आपको पढ़ाया भी था यूट्यूब पर भी। अगस्त की मैगजीन में पेज नंबर 116 पे आप देख सकते हैं ये। चलिए आगे चलते हैं। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार कर लिया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो उस समय गोलकुंडा का शासक था अबुल हसन कुतुब शाह। ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश। ठीक इससे मिलता जुलता एक प्रश्न हमारे जो है ई मैगजीन में भी था, लेकिन एग्जैक्ट जो है ये भाषा नहीं लिखी थी, इसलिए मैं आपको वो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इतना सफिशिएंट था कि आप अनुमान लगा सकते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 36वां प्रश्न। तो दो कथन दिए हैं और इसमें से सही कौन से बताने हैं। अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु को निर्धारित करने का प्रयास किया था, बिल्कुल सही है। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी, ये भी कथन सही है। 1 और 2 यानी सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया आइडिया समिट 2020 के संबंध में निम्नलिखित से कौन से कथन सही हैं? तो दोनों कथनों में हमको देखना है कि कौन से कथन सही हैं।
तो इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा वस्तुतः 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही है। लेकिन जो इसकी थीम दी है वो गलत है। इसकी थीम क्या थी? बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर, ना कि भारत का सशक्तिकरण। तो इस तरह से हमारा उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा इसका करेक्ट उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे। अधिकारी कुछ दिए हुए हैं, उनका जो कर्तव्य है वो दिया हुआ है और इनका हमको देखना है कि जो है सुमेलन करना है। तो इसका सही सुमेलन पहले देख लेते हैं। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। दीवाने तन जो है ये जागीर व वेतन को देखता था। उसके बाद मुस्तारफी जो है राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता था। मुर्सिफ जो है ये कार्यालय को संभालने का काम करता था और वकिया नीस जो है प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करने का काम करता था। तो बी ऑप्शन इस प्रकार से यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर अगला प्रश्न जो मैंने आपको बार बार पढ़ाया, यूपी करंट अफेयर्स में भी पढ़ाया, मैगजीन में भी दिया, कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जा रही है। हालांकि ये बजट में ही तय हो गया था, लेकिन अभी हाल ही में इसका मंत्रिमंडल ने अप्रूवल दिया था। तो इसका सही उत्तर क्या है? प्रयागराज। ये मैंने आपको क्वेश्चन फॉर्म में भी दिया था और इसमें जो है वैदिक विश्वविद्यालय और आयुष विश्वविद्यालय के बारे में भी बताया था। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शेख निज़ामुद्दीन औलिया मुल्तान जो है इससे संबंधित नहीं है, बाकी जो है सारे ही वो सुमेलित हैं। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा की कि वह 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। कौन सा राज्य करेगा? हरियाणा करेगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित करके किया गया? तो ये रजब वाह को जीवित करके कौन सी नहर बनाई गई? सहाब नहर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित नैस्डॉक के बिलबोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बन गया? ये भी जो है मैंने आपको जो है ई मैगजीन और करंट अफेयर्स में पढ़ाया था बहुत स्पष्ट रूप से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है मोहन बागान। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, किताब ए नौरस इसके लेखक कौन है? ये पूछा है। तो इसका लेखक है इब्राहिम आदिल शाह दुती। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिर भारत की पहली किसान रेल, जब मैंने पढ़ाया था तब भी बताया था कि ये क्वेश्चन जो है इस बार सबसे ज़्यादा संभावित है, आ सकता है। तो 8 अगस्त को ये देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के लिए चली थी। ई मैगजीन में भी आपको ये प्रोवाइड किया गया था, ये आपके सामने जो है डिटेल है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो ये प्रश्न ठीक है, लेकिन अगर करंट अफेयर्स के संदर्भ में देखें तो काफ़ी पुराना हो गया, क्योंकि जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल क्रांट यहाँ पर आए थे और तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो इसका उद्घाटन किया था। तो इसका सही उत्तर क्या है? मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में जो है इसका उद्घाटन किया गया था और ये मार्च 2018 की घटना है। 96 ब्लॉक में जो है 75 मेगावाट का संयंत्र जो है यहाँ पर स्थापित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुछ सम्मेलन और उनके स्थान दिए हैं, अब इसमें हमको देखना है कि कौन सा गलत है। तो पहला ही गलत है। ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020 का जो है सिंगापुर ना होके ये क्या होना चाहिए? वियतनाम होना चाहिए। सिंगापुर को नहीं होगा, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और राम स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया? तो पहले 1 था, 6 और बढ़ गए और कितने हो गए? अब 7 हो गए। तो 6 को और शामिल किया है। इसको मैंने आपको पढ़ाया भी था पर्यावरण में भी, और बाकी जो है पूरा लिस्ट भी बताई थी। ई मैगजीन में भी आपको इसीलिए दिया गया था, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ई मैगजीन जो है ज़रूर कलेक्ट करते रहा करिए। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में पहली बार ई लोक अदालत का प्रारंभ हुआ था? ये भी मैंने अभी आपको बहुत रिसेंटली पढ़ाया था। तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। ये राज्य में जो है यहाँ पर देख सकते हैं बिलासपुर जिले में छत्तीसगढ़ के पहली बार ई कोर्ट का ई लोक अदालत का जो है उद्घाटन किया गया था। ये हमारी ई मैगजीन में जुलाई वाली में दिया है 294 नंबर पेज पे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित जातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप का मूल निवासी नहीं है? तो इसमें से अंडमान निकोबार के जो मूल निवासी नहीं है वो कौन सी जनजाति है? वो है
रेंगमा। रेंगमा जो है नागालैंड और असम की जनजाति है, ना कि अंडमान निकोबार की। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर में से क्या सही है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है फंसने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें कई जगह कई तरह के स्टेटमेंट मिल रहे हैं। तो इसमें जो है मैं बहुत स्पष्ट उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें वास्तव में मैंने भी काफ़ी देखा और मैंने तो पूरी बाघ रिपोर्ट आपको पढ़ाई भी है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो पूछ ली गई हैं जो मतलब कॉमनली नहीं पूछी जा सकती थी। तो भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी 70%। अब ये स्टेटमेंट है और यहाँ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट है। वो कह रहे हैं इंडिया इज़ टू प्राउड टू होम ऑलमोस्ट 75% ऑफ द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन। और वहीं पर जो है ये प्रकाश जावड़ेकर साहब का उसी जो है जो टाइगर रिपोर्ट है उसमें जो है शुरुआत में इनका मैसेज है, उसमें ये लिखा है इंडिया इज़ होम टू 60% ऑफ ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन। तो यहाँ पर ये भी हो गया, इस हिसाब से तो पहला ये गलत हो गया। और भारत के लगभग 30% बाघ अभयारण्यों में बाहर रहते हैं। तो कुछ जगह चेक करने पर इसको मिला कि ये सही है। तो मेरे अनुसार जो है केवल 2 सही है, लेकिन अभी इसमें जो है और रिसर्च की आवश्यकता पड़ेगी। और टाइगर रिपोर्ट में भी दिया हुआ है कि 80% लगभग जो है ग्लोबल टाइगर की जो है जो पॉपुलेशन है वो यूपी में वो इंडिया में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी है। तो इसमें से ट्रांस हिमालय नदी कौन सी हो जाएगी? सतलज रिवर, सतलज नदी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की मेजबानी 4 जून 2020 को की? तो मैंने आपको बताया भी था, मैगजीन में भी है क्वेश्चन। यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन ने जो है इसकी की थी। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का आयोजन ब्रिटेन ने किया था। अगला प्रश्न, जनजातियां और उनकी अवस्थिति को हमको सुमेलित करना है। तो इसमें से अंगामी नागालैंड, बिरहोर झारखंड, खस जो जनजाति है ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है। इसका जो है जिक्र पश्चिम बंगाल और कहीं कहीं पर नेपाल से मिलता है, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश संबंधित नहीं है। बाकी जो है सभी सुमेलित है। और ये ऐसी जनजाति है जिसमें भ्रातृत्व बहुविवाह पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किए गए सार्थक, तो ये सार्थक जो है ये क्या है? ये अपतटीय गश्ती जहाज है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, सूची 1 में झील और सूची 2 में उनकी अवस्थिति दी है। तो 1 और 2 को हमको सुमेलित करना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? पहला ऑप्शन हमारा सही है, यानी जो एक दूसरे के सामने लिखे वो सही है। साला झील अरुणाचल, बड़खल झील हरियाणा, लोकटक झील मणिपुर और कालीवेली झील जो है तमिलनाडु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पशु क्रेडिट कार्ड योजना को प्रारंभ किया है? तो पशु क्रेडिट कार्ड योजना किसने शुरू की है? हरियाणा सरकार ने। आगे प्रश्न देखते हैं, कथन और कारण के फॉर्म में है। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा डाउट है, लेकिन मैंने जितना अभी तक इसमें रिसर्च की उसके अनुसार आपको उत्तर बताता हूँ। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। तो ये गलत है कथन, ये दूसरे नंबर पे आता है। मुंबई जो है पहले नंबर पे आता है, जो भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। कारण जो दिया है वो सही है, क्योंकि अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र में है। क्योंकि आप जानते हैं महाराष्ट्र टॉप पर है, उसके बाद गुजरात, उसके बाद तेलंगाना है कपास उत्पादन में। तो ये कपास उत्पादक क्षेत्रों में तो है, लेकिन ये दूसरे नंबर पे आता है। तो इसमें क्या सही उत्तर होगा हमारा? इसमें हमारा जो है ए गलत है, आर सही है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशालाओं का वस्तुतः उद्घाटन किया, यानी वर्चुअल उद्घाटन किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन, कोलकाता, नोएडा और मुंबई। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, ये भी जो है यूपी स्पेशल में अभी मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया है। 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा किस हवाई अड्डे को दिया गया है? और ये भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिया है कुशीनगर हवाई अड्डा। बिल्कुल सही है। और ये देखिए जुलाई की मैगजीन में ये प्रश्न भी हमने आपको दिया था 117 नंबर क्वेश्चन पे। आगे देखते हैं,
राष्ट्रीय उद्यान और राज्य इनका आपस में सुमेलन करना है। तो इसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पर छूट गया है, मैं आपको बोल दे रहा हूँ। 60 नंबर क्वेश्चन था इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो इसमें हिमालय का ऑप्शन नहीं था, लेकिन यहाँ पर हिमाद्री श्रेणी ऑप्शन में था, जो कि सही होगा। बाकी ऑप्शंस थे अरावली, विंध्याचल और पश्चिमी घाट, तो वो सही नहीं होगा। नवीनतम श्रेणी जो है हिमाद्री होगी। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान वाला। तो राष्ट्रीय उद्यान और राज्यों का हमको सुमेलन करना है, तो इसका सही उत्तर ए होगा। मिला लेते हैं जल्दी से इसको। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, मोल्लेम ये जो है कहाँ पर है, ये गोवा में है। कलेसर कहाँ पर है, हरियाणा में। और बेतवा जो है कहाँ पर है, झारखंड में। अगला जो है प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया है। तो इसमें कनाडा को नहीं चुना गया है, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे और भारत को जो है इसमें चुना गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, खनिज और उसके उत्खनन शहर दिए हुए हैं। अब इसमें जो ऑप्शंस हैं उसके अनुसार जो है मुझे अभी इसका बिल्कुल एग्जैक्ट जो है समाधान नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ। इसको मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट करके जो इसके बारे में आंसर बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया है, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। ये विगत 38 वर्ष से पिछली लागू जो शिक्षा नीति है उसको बदल देगी। यहीं पर थोड़ी सी गलती है, ये 38 वर्ष की जगह यहाँ पर कितना होना चाहिए था, 34 वर्ष होना चाहिए था, क्योंकि पिछली जो शिक्षा नीति थी वो कब की थी, 1986 की थी। तो इस तरह से केवल एक इसमें सही है और दूसरा जो कथन यहाँ पर गलत है। अगला, और ये देखिए मैंने इस पर पूरा लेख भी लिखा था ई मैगजीन में, और इसमें 68 के बारे में और पूरा जो है जितना भी इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है सब इसमें दिया था। अगला प्रश्न, कश्मीर घाटी स्थित है, तो किन श्रेणियों के बीच में स्थित है ये हमको बताना है। तो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में ये स्थित है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चलित वाहन नीति की घोषणा की गई। तो इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी कौन लाया है, दिल्ली लाया है। ये रिसेंट में लाया है, उत्तर प्रदेश 2019 में ही ला चुका है। ये जो है ई मैगजीन में भी आपको दिया था, ये देखिए इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी दिल्ली सरकार के बारे में। अगला प्रश्न जो है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो पश्चिम से पूर्व क्रम किस में दिया है, ए में दिया है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया, नंदी फाउंडेशन ने। अगला प्रश्न, इसमें कौन सा जो है लौह उत्पादक जो क्षेत्र है वो सुमेलित नहीं है। तो जर्मनी में जो है नॉर्मेंडी नहीं है, ये सी ऑप्शन इसका जो है यही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया। तो उसका नाम क्या था, चट्टोग्राम या चिट्टगांग, जो है डी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट होगा। फिर आगे चलते हैं, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुतायत में होता है। किसमें होता है, उष्ण कटिबंधीय उच्च भूमि प्रदेश में, क्योंकि जो फल होते हैं खासकर खट्टे फल होते हैं वो जो है ट्रॉपिकल फ्रूट्स होते हैं। तो ये जो है इसका बी ऑप्शन, सब ट्रॉपिकल होते हैं लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन में उष्ण कटिबंधीय उच्च भूमि दिया है, तो ये उसी से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी विज्ञान प्रणाली में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार यानी लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अशोक साहनी, डी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और उनसे संबंधित देशों को हमको सुमेलित करना है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। कैसे सही होगा, ए का 2 हो जाएगा, बैगुओ का चीन, हरिकेन जो है फिलीपींस, टाइफून जो है यूएसए और विली विली जो है ऑस्ट्रेलिया। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुपोषण जिसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं, तो इसके संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं। तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है, जब खनिज लवण और मिनरल्स की मात्रा पानी में बढ़ जाती है तो उसमें बहुत सारी एल्गी और बहुत सारे जो है जलीय पौधे उग जाते हैं, जिससे उसकी जो है क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल उसमें डिप्लीट होने लगता है, कम होने लगता है। तो दोनों ही यहाँ पर सही दिए है, घुलित ऑक्सीजन में कमी आती है और जो वाटर बॉडी होती है उसमें पोषक तत्व संवर्धन की घटना होती है। तो इस तरह से जो है दोनों ही कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। अगला, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर स्थित है। तो डार्लिंग श्रृंखला किस पर स्थित है, इसका सही उत्तर क्या होगा, पूर्वी तट, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुछ जो है प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं और जो है कुछ नियम दिए हुए हैं जो कि पर्यावरण संबंधित हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर आप जानते हैं 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 हो गया और बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 हो गया। तो आपके लिए बहुत आसान इसको लगाना, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। तो इसमें हिंद महासागर से संबंधित धारा कौन सी है, अगुलहास, ये कैसी गर्म धारा है ये। अगला प्रश्न, एक पारिस्थितिकी तंत्र के सभी घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है, जैव भू रासायनिक चक्र, जिसको बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नृजातीय समूह और देश, उसको हमको सुमेलित करना है, यानी कुछ जनजातियां दी हुई हैं जिनको हम नृजातीय समूह कहते हैं। सही उत्तर क्या होगा, इसका ऑप्शन डी सही होगा। यहूदी इजराइल से संबंधित हैं, टेडा लीबिया से संबंधित, बेजा जो है मिस्र और लुर जो है ये ईरान। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो ये मैसूर से प्रारंभ हुआ था, कर्नाटका में मैसूर से। देश और उनकी राजधानी में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो केप वर्डे जो है देश की राजधानी बामाको नहीं है, यही यहाँ पर सुमेलित नहीं है, बाकी जो है सभी यहाँ पर सुमेलित हैं। अगला प्रश्न, हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होगा। तो भू सतह का औसत तापमान कितना होगा, -18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, सी बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। दक्षिण अफ्रीका का पोस्टाम्बुगर और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। तो कौन सा खनिज यहाँ पर उत्पादित होता है, मैग्नीज, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता रहता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सीयर कहते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्वत और देश हैं, इनका हमको सुमेलन करना है, तो इसका सही उत्तर जान लेते हैं। ए ऑप्शन इसका सही है, एटलस पर्वत मोरक्को, फिर कलिमंजारो जो है किसका हो जाएगा, तंजानिया का हो जाएगा, चिम्ब्रेजो इक्वाडोर और पिरनीज जो है ये फ्रांस या स्पेन। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में आयरन या लौह तत्व विद्यमान होता है। किसमें विद्यमान होता है, क्लोरोफिल में। मलेशिया में किंटा घाटी, किंटा वैली क्यों फेमस है, ये टिन उत्पादन के लिए फेमस है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 89 का देखते हैं, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो अगर जो है बेस सीक्वेंस चेंज हो जाता है किसी जीन का तो उसको हम उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो इसमें से तीसरा यानी भूमध्य रेखीय गिनी, इक्वेटोरियल गिनी जिसे कहते हैं, और रवांडा, इनसे जो है भूमध्य रेखा नहीं जाती है, गैबन और सोमालिया से जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 3 और 4 यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फायर अलार्म निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो फायर अलार्म में फोटो सेल, सौर सेल, पानी, इन सबसे कोई संबंध नहीं है, यानी उपरोक्त में से क्यों कोई नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें फायर सेंसर होते हैं जो स्मोक को और जो है हीट को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो वो सेंसर्स का यूज होता है। तो इसमें से मेरे अनुसार डी उत्तर ही होना चाहिए। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए हैं।
तो किस भाग में दिए हैं? भाग 9 में दिए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो इसमें से थर्मोप्लास्टिक नहीं है नियोप्रीन। नियोप्रीन के बारे में आपने पढ़ा होगा। नियोप्रीन जो है पहला सिंथेटिक रबड़ था जिसको प्रयोगशाला में सिंथेसाइज किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया था? कब जोड़ा गया था? 1992 में। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? वो आमाशय से यानी स्टमक से प्रारंभ होता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद एक ऐसा कानून द्वारा संभव नहीं है? तो अनुच्छेद 3 के द्वारा जो है नए राज्यों का प्रवेश नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न 97 नंबर, मानव आहार में पॉलिश किया हुआ चावल का उपयोग करने से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन B1 की कमी हो जाती है, उससे जो है क्या हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 98 नंबर क्वेश्चन, तो इनमें से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? तो संसद की भूमिका अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग को हटाने में नहीं होती है, केवल 3 इसमें, यानी डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? विटामिन के। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में थ्रोम्बिन और फाइब्रिन प्रोटीन बनाने में मदद करता है। अगला प्रश्न, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन, अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण किसमें निहित होते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क के बारे में कौन कौन से कथन इनमें से सही हैं? तो मस्तिष्क जो है हृदय गति को यानी हार्ट बीट को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही है। मेडुला जो उसका पार्ट होता है उसके द्वारा, और ये शरीर के बैलेंसिंग के लिए भी जो है जरूरी होता है। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन सही होगा। 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, इसमें जो है अनुच्छेदों का हमको मिलान करना है। तो संघ लोक सेवा आयोग जो है 315 से सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो इसमें से वृक्ष से क्या प्राप्त करते हैं हम? इसमें वृक्ष से हम हींग प्राप्त करते हैं। सुहागा जो है तलछट में मिलता है, शिलाजीत जो है चट्टानों से प्राप्त होता है। तो इस तरह से केवल हींग ही इसमें ऑप्शन है जिसको जो है वृक्ष से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सततता आयोग यानी CBC का जो है वर्णन करता है? तो कौन सा है ये जो है? तो इसमें से कोई भी सही नहीं है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 105 नंबर, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है, कैसा कथन है? बिल्कुल सही है। प्रतीप जो है कौन सा होता है? इन्वर्ट शुगर, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इन्वर्ट शुगर इज मोर स्वीटर देन सुक्रोज। उसके बाद जो है दूसरा कथन है, प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है, यानी इन्वर्ट शुगर इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। तो इसमें से दोनों ही कथन सही हैं और व्याख्या भी यहाँ पर सही है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग की कई 4 अध्यक्षाओं के नाम दिए हुए हैं, इनका हमको कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है। तो एक एक के नाम के साथ देखते हैं। जयंती पटनायक 1992 से 95 तक रही हैं। ममता शर्मा 2011 से 14 तक अध्यक्षा रही है। डॉक्टर गिरिजा व्यास 2008 से लेके 11 तक रही हैं। और डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी ये 2002 से लेके 2005 तक रही हैं। अब आपको ईयर पता चल गए तो जो है सही उत्तर आप जो है देख सकते हैं। और इस समय कौन है वर्तमान में? रेखा शर्मा जी जो है ये अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न 107 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें हमको सुमेलन करना है, तो काफ़ी आसान है। इस तरह के प्रश्न पहले भी कई बार पूछे जा चुके हैं। सी ऑप्शन सही होगा। सोडियम ऐसी धातु होती है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। चांदी जो है ये विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। और शीशा या लेड जो है ऊष्मा का कुचालक होता है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 इया के अंतर्गत देश व किस क्षेत्र की विशेष स्थिति प्रदान की गई? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हैदराबाद और कर्नाटक, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्टिफिशियल या कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो इसमें से कृत्रिम कौन सा नहीं है?
फाइब्राइन। फाइब्राइन क्या होता है? ये जो सिल्क में जो प्रोटीन पाया जाता है और ये नेचुरली बनता है, तो सिल्क का जो फाइबर प्रोटीन होता है वो फाइब्राइन होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारत का महान न्यायवादी, इसके बारे में भाग 8 में वर्णन नहीं किया गया है। अगला प्रश्न, पदार्थ और उनके अनुप्रयोग हमको देखना है। ये भी प्रश्न जो है पीसीएस में पुराने क्वेश्चंस पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नीला थोथा ये किससे सुमेलित है? ये कवकनाशी होता है। इयोसिन ये लाल स्याही बनाने के काम आता है। सिल्वर आयोडाइड ये कृत्रिम वर्षा कराता है। जिंक फास्फाइड से जो है चूहा मार दवा या कृंतकनाशी रोडेंटनाशी बनता है। अगला प्रश्न जो है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? प्राक्कलन समिति होती है सबसे बड़ी। अगला प्रश्न, नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों में भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित से किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? तो उत्तर प्रदेश पहले आकांक्षी में हुआ करता था, एस्पिरेंट स्टेट में होता था, लेकिन इस रिपोर्ट में वो परफॉर्मर में आ गया, अच्छा प्रदर्शन करने वाला। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो निश्चित रूप से आसान प्रश्न है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? 5 से 11 तक जो है सारा अनुच्छेद जो है वो नागरिकता संबंधित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना, जिसको हम हृदय योजना कहते हैं, उसमें शामिल किए गए हैं? तो इसमें से मात्र 2 जो है शामिल किए गए हैं, वो हैं बनारस और मथुरा। ये 1 और 2 सही हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ये मैंने आपको यूपी करंट अफेयर्स में पढ़ाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन और कारण के फॉर्म में दिया हुआ है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। बिल्कुल सही कथन है। कारण है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट कितना होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और ये जनसंख्या और नगरीकरण वाले में आपको मिलेगा 2.1। ये जो है प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक रेट होता है। अगला प्रश्न, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? कितनी हो सकती है? 12 हो सकती है। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जा रहा है? तो इसमें से जितनी भी विधियां दी हैं सभी का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रमुख विधि के बारे में नहीं पूछा। उन्होंने पूछा कौन सी विधि का प्रयोग किया जा रहा है, तो सिरगणना विधि, कैलोरी ग्रहण, पारिवारिक उपभोग व्यय और प्रति व्यक्ति आय, इनका जो है इस सभी का प्रयोग किया जा रहा है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होना। वैसे इसमें कुछ डाउट भी हो सकता है, इसको आगे भी हम देखेंगे, जरूर रिव्यू करेंगे इसका। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था किस वाद में? केशवानंद भारतीवाद 1973 में। बी ऑप्शन करेक्ट है। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में इसमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देती है, बिल्कुल सही है। और इसमें केंद्र और राज्यों का जो व्यय अनुपात है वो 60-40 का है, लेकिन जो स्पेशल राज्य हैं जैसे पहाड़ी राज्य है वहाँ पर 90-10 का है, कुछ और राज्य हैं वहाँ पर 100%, लेकिन यहाँ पर एक सामान्य तौर पे पूछा है, इसलिए ये दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 48, ये न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण नहीं है। अगला प्रश्न, पोषकीय या सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हमारा सी ऑप्शन होगा। सांस्कृतिक अखंडता, पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना, ये सभी जो है सस्टेनेबल टूरिज्म के जो है मुख्य उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न, भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में 2 कथन दिए हैं, कौन सा इसमें से सही है? ये हमको देखना है। तो इसमें सही कौन सा है? राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए आहार्य हो। ए ऑप्शन ए पहला कथन सही है। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे, ये बिल्कुल गलत है। केवल इसमें पहला कथन सही है।
अगला प्रश्न, हौसला 2019 के संबंध में 2 कथन दिए हुए हैं, तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। ये जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था और ये बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं का एक राष्ट्रीय उत्सव था। तो 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही हैं। अगला देखते हैं कथन और कारण 126 नंबर, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक यानी सेमी फेडरल कहा जाता है और कारण क्या दिया है, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसके न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। तो इसका जो है सही उत्तर क्या होगा, इसमें आपस में जो मैच है वो बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए इसकी व्याख्या सही नहीं है। कथन और कारण दोनों ही सही हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। फिर देखिए, भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेगा। अभी पीछा गया था जो है पहले इसकी परीक्षाओं में, तो इसमें जो है बहुत अच्छे से ऑप्शन को रखा गया है क्योंकि ये वित्तीय वर्ष है 2024-25, तो इसमें 2025 ऑप्शन ना दे के अच्छा किया है, नहीं तो विवाद की स्थिति हो जाती। अब यहाँ पर 2024 को सही माना जा सकता है, तो 2024 यहाँ पर सही होगा क्योंकि ये वित्तीय वर्ष 2024 है और जब वित्तीय वर्ष की बात करते हैं तो वो पूरा ले लेता है 2024-25 जो है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। तो संयुक्त बैठक कब होती है, सामान्य विधेयक के केस में। ए ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव गरीबी सूचकांक यानी HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इस बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI द्वारा निम्नलिखित में किस वर्ष इसको प्रतिस्थापित कर दिया था, यानी इसको रिप्लेस कर दिया था। कब किया था, इसे 2010 में किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फिर अगला प्रश्न पूछा है, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कानून से ये शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो चारों आपके सामने दिया हुआ है और इसमें सही उत्तर क्या होगा, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897, तो 2 और 4 यानी सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कथन और कारण के फॉर्म में है ये। तो राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया, यही पर यहाँ पर गलत है क्योंकि ये 2019 से 25 तक के लिए प्रारंभ किया गया था। ये आपने उसमें देखा होगा, बजट में जो है इसका वर्णन किया गया था। और दूसरा जो है इसमें कारण क्या दिया है, NPI का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्रदान करना है। तो कारण तो सही है, इसलिए इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद और उनके प्रावधानों को सुमेलित करना है। तो इसमें अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में वर्णन है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 67 खा, तो इसका जो है इसमें उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाने से संबंधित और अनुच्छेद 90 जो है राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है। सही उत्तर क्या होगा इसका, सी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 133 नंबर, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी रिसेंटली जो है ये इसको मैंने पढ़ाया भी था। तो अब जो है 63वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है इसमें, 2020 वाली में बिल्कुल सही है, और 2019 में ये 77वां स्थान था। दोनों ही कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों ही कथन जो है बिल्कुल ठीक हैं। फिर 134 नंबर, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। कब अपनाया था, 22 जुलाई सन 1947 को। केंद्रीय बजट 2021 के द्वारा उत्कृष्ट कारपोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा को कितना बढ़ाया गया है। तो बजट वाले लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया भी था, 15%। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ है। पहले भी 2-3 बार पूछा जा चुका है, लखनऊ में है। अगला प्रश्न देखते हैं, योजना और उनका प्रारंभ वर्ष। तो ये सभी जो है मोदी सरकार की योजनाएं हैं, इसको जो है लगा लेते हैं क्रम से। तो PM जन आरोग्य अभियान ये कब शुरू किया गया, ये शुरू किया गया 2018 में। PM वय वंदना योजना ये जो है 2017 में प्रारंभ हुई। उसके बाद जो है PM रोजगार प्रोत्साहन योजना 2015, और स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था,
तो स्वच्छ भारत अभियान 2014 में सबसे पहले यही आया था। तो इस तरह से हमारा जो है ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है, निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? ये किसके अंतर्गत आता है? नीति आयोग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2 पाई जाती है, O3 ओजोन पाई जाती है, मीथेन पाई जाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं पाई जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड पाई जाती है, ना कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ए इसमें जो है गलत होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है? तो इसके में सही कौन सा नहीं है? डी ऑप्शन। इसके अंतर्गत रुपया 3000 का मासिक पेंशन सुनिश्चित है, ये जो है यहाँ पर सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निधि कार्यक्रम के बारे में पूछा गया है। तो निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य 20 छात्रों को स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता करने की जगह कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। तो इसमें केवल एक सही है, पहला कथन जो है इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 142 नंबर, सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो इसमें परिचालन पर्यावरण जो है नहीं होता है, भौतिक होता है, सांस्कृतिक होता है, जैविक पर्यावरण भी होता है, लेकिन परिचालन पर्यावरण जो है नहीं होता है। परिचालन पर्यावरण को जो है इंग्लिश में लिखा है ऑपरेशनल इन्वायरमेंट, जो कि इस तरह की कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। 143 नंबर देखते हैं, बजट से रिलेटेड है, कथन और कारण। तो केंद्रीय बजट 2021 में कृषकों की आय दुगनी करने के लिए उद्देश्य से ग्रामीण विकास पर केंद्रित किया गया था, बिल्कुल सही है। कारण क्या है? बजट में घोषित 16 सूत्री कार्यक्रम कृषि, सिंचाई तथा ग्रामीण विकास के चतुर्विध केंद्र हैं। कथन कारण दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी संक्रमण यानी इकोलॉजिकल ट्रांजिशन फर्स्ट यूज्ड बाई, इसी अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन ऑप्शंस के अनुसार जो है बेनेट सही होगा। इनके द्वारा पुस्तक भी लिखी गई है पारिस्थितिकी संक्रमण, और जो है तो इसके अनुसार जो है बेनेट सही होना चाहिए। ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक जारी किया जाता है, किसके द्वारा ये जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ये सभी कुछ जो है आपको मैंने पढ़ाया है करंट में। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? तो समुद्र जल तल का बढ़ना, बिल्कुल सही है। हिमनद पिघल जाते हैं, ग्लेशियर पिघल जाते हैं, प्रवाल भित्तियों का विरंजन हो जाता है, कोरल रीफ्स का जो है, और बीमारियों का फैलना। अब इससे स्किन डिजीजेज भी होती हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। चारों ही इसमें जो है सही हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ जो है घटनाएं दी हुई हैं और उनका हमको सुमेलन करना है कि वो किस तरह से हैं। तो नाबार्ड जो है आप जानते हैं 1982 में स्थापित हुआ था। उसके बाद जो है स्वयं सहायता ग्रुप का जो बैंक लिंकेज हुआ था वो 1990 में हुआ था। किसान क्रेडिट योजना 1998 की है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। और जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं ये 1975 हैं। तो अगर आप इसके अनुसार सुमेलन करेंगे तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर को चुनिए। तो इनको हमको सही उत्तर चुनना है। रियो आप जानते हैं 1992 में जो है सम्मेलन हुआ था। ब्रटलैंड की रिपोर्ट जब प्रकाशित हुई थी 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 और द लिमिट टू ग्रोथ जो है 1972 का प्रकाशन। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी, कौशल भारत मिशन। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना था। ये गलत है, क्योंकि सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना उनका मुख्य उद्देश्य नहीं था। कौशल भारत मिशन जो है एक स्किल डेवलपमेंट का प्लान है, जिसमें हर तरह की स्किल उनको दी जानी थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? केवल एक इसमें सही है, दो जो है इसमें सही नहीं है।
और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य का फैलाव कहाँ तक है, यानी कौन सा राज्य इसका हिस्सा नहीं है, ये हमको बताना है। तो हरियाणा जो है इसका हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने कम से कम समय में इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो है, इस पेपर को सॉल्व करने का प्रयास किया। कुछ क्वेश्चन में निश्चित रूप से डाउट बरकरार है, क्योंकि पेपर जो है इतना आसान भी नहीं था, मॉडरेट पेपर है और बहुत ही अच्छा जो है कॉम्बिनेशन है टफ और जो है आसान प्रश्नों का इसमें। तो ऑफिशियल आंसर की का हम जो है इसमें इंतज़ार करेंगे और कट ऑफ वगैरह के बारे में भी तभी डिस्कस करेंगे। और जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आएगी आपको एक अच्छी सी PDF बना के पूरी सॉल्व क्वेश्चंस की वो आपको दे भी दी जाएगी, जिससे आप उसको हमेशा अपने पास सुरक्षित रख सकें। तो मित्रों अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।